मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की यूपीएससी क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये क्लास यूपीएससी और यूपीपीएससी के लिए चल रही है। मैं अतुल कुमार आज आपको ज्योग्राफी का 4th लेक्चर कंटिन्यू करूँगा। कौन सा लेक्चर? 4th लेक्चर। ठीक है, आज से नए पेज से हेडिंग डाल लीजिए, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इसको आम वातावरण में बोलते हैं, आम बोलचाल भाषा में वातावरण। वैसे इसका हिंदी वर्जन है वायुमंडल। वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। सबसे पहले एक चीज बताते हैं आप लोगों को, पहली चीज समझ लीजिए। जैसे आप कहीं जाते हैं तो मौसम और जलवायु में क्या अंतर है, पहले उसको सुनिए। कोई बताएगा मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? एनी वन पर्सन कोई बताएगा? जी काफी अच्छा जवाब है भाई। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से लखनऊ फोन करेंगे तो हम ये नहीं पूछेंगे वहाँ की जलवायु कैसी है, हम ये पूछेंगे और वहाँ पर मौसम कैसा है। कहेंगे भाई यहाँ तो बारिश हो रही है, ऐसे तो बोलते हैं। हमने कहीं मान लो दूसरी जगह फोन किया, मान लो हमने यहाँ से 500 किलोमीटर दूर फोन कर दिया, हमने कहा भाई वहाँ पे क्या नाम है दिल्ली के आगे पानीपत में क्या कैसा मौसम। तो अब आप सुनिए, अगर हम पूछेंगे कि अमेरिका में क्या है तो हम मौसम नहीं पूछेंगे, अमेरिका में जलवायु कैसी, रसिया में कैसी जलवायु, समझते जाइएगा। वहाँ जलवायु की बात की जाएगी और यहाँ पर किसकी बात, आपस में आसपास किसकी बात की जाएगी? मौसम की। मौसम थोड़ी थोड़ी दूर में चेंज हो सकता है, लेकिन जलवायु क्या होगी? स्थिर होगी। क्या होगी? स्थिर होगी। वो भारत की जलवायु अलग है, उत्तर भारत की अलग है, दक्षिण भारत की अलग है, रसिया की अलग है, अमेरिका की अलग है, ब्रिटेन की अलग है, फ्रांस की अलग है, सबकी अलग है। तो पहले बेसिक अंतर समझ में आया। अब हम लोग आपको पढ़ाने जा रहे हैं एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। वायुमंडल में कुछ चीजें पहले हम एक दो आपको बहुत अच्छे कंसेप्ट बताएंगे, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, और एक फिगर हमारे साथ सब लोग बनाएंगे, ठीक है? एटमॉस्फेयर का एक फिगर भी बनाएंगे और उसमें हम तमाम तरह के कंसेप्ट। अब देखिए, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, कोई भी कर लेगा। फैक्ट तो गूगल पे भी मौजूद है कि नहीं? ठीक है। थॉट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, वो वही कर पाएगा जिसके अंदर थॉट्स होंगे, जो सोच पाता होगा, समझ पाता होगा। और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, वो वही कर पाएगा जिसने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, नहीं तो कर ही नहीं पाएगा। कंसेप्ट हर कोई नहीं कर पाता, कॉन्सेप्ट हर बुक में भी नहीं होते। कॉन्सेप्ट क्रिएट होते हैं, किसी ने बनाए होंगे, किसी ने किसी को दिए होंगे। जैसे आज हम आपको कोई दे देंगे तो वो चीज आपके पास आ जाएगी कि ये होता है तो क्यों होता है। ठीक है। तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर के लिए एक हम फिगर बनाने जा रहे हैं। हमारे साथ सब लोग मिलकर एक फिगर ड्रॉ करेंगे। आपस में बात न करें कृपया करके।
थोड़ा कंसेप्ट एक साथ समझाएंगे। बनाते जाइए बनाते जाइए। नोट सभी लोग इसको देखते रहना है। ठीक है, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब लगाओ। पता कैसे लगता है? नहीं निकल रहा। ठीक है, फटाफट बन जाना चाहिए भाई। आर्ट मत बनाओ, फिगर बनाओ टाक से। फिर मैं बताना शुरू करूँ, समझाना शुरू करूँ। एक्चुअली वायुमंडल दिखता नहीं है, तो ये इमेजिनरी है, इमेजिनरी बना दिया गया। ठीक है, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके का बना मिलेगा। ठीक है, कहीं यहाँ पे लंबे होंगे, कहीं यहाँ ऐसे ऐसे होंगे, उससे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। कोई कैसा बना लो जैसे आपको अच्छा है। ठीक है, इमेजिनरी है, ऐसा है नहीं। तो सबका बन गया, शुरू करें। आ जाओ, पहले इसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करिए कैसे। सबसे पहले हम लोग नीचे से शुरू करेंगे। ये अर्थ क्रस्ट है। ये क्या है? अर्थ क्रस्ट। हम सब किस पर बैठे हुए हैं? अर्थ क्रस्ट। हम किस पर खड़े हुए हैं? अर्थ क्रस्ट। और पूरी पृथ्वी के अर्थ क्रस्ट का एवरेज टेम्परेचर कितना है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे पहला क्वेश्चन यही, पहला क्वेश्चन यही हो गया। ठीक, कि पूरी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर कितना है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसके जब हम अर्थ से ऊपर चलते हैं तो सबसे पहली लेयर जो है, ये सबसे पहली, ये है क्षोभ मंडल। क्या नाम है इसका? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर। जो क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फियर है, इसी में सबसे इंपॉर्टेंट है।
इस पूरी 4500 किलोमीटर तक जितना भी वायुमंडल है, इस पूरे वायुमंडल का 75% वेट कहाँ है? क्षोभ मंडल में स्थित है। 75% में, ठीक। आंधी, तूफान, वर्षा, धूल के कण, जितनी भी दुनियादारी हर चीज होती है वो सब कहाँ होती है? सब का सब क्षोभ मंडल में होती है। जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं सारी कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। अच्छा, आपने एक चीज साइंस में पढ़ी होगी कि साउंड को चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। साइंस में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यानी साउंड ऐसी जगह निर्वात में नहीं चल सकता। सबसे अच्छा साउंड किस में चलता है? स्टील में चलता है, इस्पात में चलता है। ये तो सुना ही होगा आपने, पढ़ा ही होगा। तो चूंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर थोड़ा डेंस है, आप समझ सकते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एटमॉस्फेयर में 25% वेट है और नीचे अकेले में 75% वेट है, तो इसका डेंसिटी है कि नहीं है? इसीलिए यहाँ पर प्रॉपर वे में हर चीज सुनाई पड़ती है और साउंड वेव जो होती हैं ये इसके ऊपरी भाग से वापस की ओर लौट आती हैं, इसको पार नहीं करती, क्योंकि उसके ऊपर क्या है? विरल हो जाता है, तो उसके ऊपर साउंड वेव नहीं चल पाती। इनको ध्यान रखिएगा, ये चीज है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके सबसे ऊपरी सतह पर जो चीज मौजूद है उसको बोलते हैं ओजोन लेयर, O3 लेयर। क्या बोलते हैं? ओजोन लेयर, O3 लेयर है। ओजोन लेयर को तो आप समझते होंगे। ओजोन लेयर जो है यूवी रेस जो सूर्य से आती है, अल्ट्रावायलेट किरणें, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, यूवी रेस को सक कर लेती है। दूसरा, अल्ट्रावायलेट रेस को सक करके नीचे भेजती है, यानी यहाँ पर नीचे जो है फ्रेश लाइट और फ्रेश रेस आती हैं। दूसरा, एक गैस है जिसका नाम है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो इस लेयर को डिस्ट्रॉय कर रही है, जो कूलिंग चेन से निकलती है। जो कूलिंग चेन का क्या है? बाई प्रोडक्ट है। वो इस लेयर को जब डिस्ट्रॉय करती है तो O2 और एक तो O2 में बदलती है जब रिएक्शन होता है, दूसरा बनती है मिथाइल ऑक्साइड। O2 और उसमें मिथाइल ऑक्साइड में चेंज कर देती है, जहां तक यही है। और ये लेयर जो है धीरे धीरे इसकी थिकनेस क्या हो रही है? कम होती चली जा रही है, ठीक है, जिससे अल्ट्रावायलेट रेज नीचे आ रही है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग तो अभी आपको बाद में लास्ट में एक अलग से टॉपिक उसको पढ़ाएंगे, क्यों बढ़ रही है, उसके बहुत सारे कारण हैं, एक कारण नहीं है। इसके ऊपर समताप मंडल ये 8 से 18 किलोमीटर तक है। 8 से 18 क्यों है? अब इसके पीछे कंसेप्ट वो बताएंगे। 8 से 18 किलोमीटर तक है और यहाँ पर टेम्परेचर धीरे 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 क्या होता है? घटता है। जैसे जैसे हम जमीन से ऊपर बढ़ेंगे तो पर 165 मीटर ऊपर जाने पर, यानी हर 165 मीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा? कम होगा। कहाँ पर? यहाँ पर। ये सिर्फ क्षोभ मंडल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हर 165 मीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता जाएगा, क्योंकि हम मीडियम से क्या होते जा रहे हैं? दूर होते जा रहे हैं, ठीक है। और जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे एयर डेंसिटी भी कम होती जाएगी। अब आप समझिए, जो CO2 है वो 18 किलोमीटर तक ही, 20 किलोमीटर तक है, यानी जमीन से सबसे भारी गैस है, तो जमीन से 20 किलोमीटर तक मैक्सिमम है। और ऑक्सीजन कहाँ तक है? 100 किलोमीटर तक, यानी जमीन से 100 किलोमीटर तक ऑक्सीजन है, समझना। इसके बाद भी जब पहाड़ों पे लोग चढ़ते हैं, 6-7 किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं, तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कमी नहीं होती ऑक्सीजन की, ये गलत तरीके से बोला जाता है ऑक्सीजन की कमी होती है। क्या कमी होती है बताऊंगा, ठीक है। अब समझिए, यहीं पर धूल के कण हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, और यहीं पर क्या है? यहीं पर जलवाष्प है, ह्यूमिडिटी, ठीक है। यानी यहीं पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन कर रहा है? जलवाष्प कर रही है, ठीक है। जो वेपर यहाँ पर मौजूद है वो काम कर रही है, वो स्मूथ करती है एयर को, ठीक। फिर इसके ऊपर जब बढ़ेंगे तो इसके ऊपर समताप मंडल है। ये क्या है? समताप मंडल है। यहाँ टेम्परेचर समान रहता है। एरोप्लेन वगैरह जो भी उड़ते हैं कहाँ होते हैं? समताप मंडल में होते हैं। यहाँ टेम्परेचर समान रहता है, लेकिन इसके ऊपरी सतह पर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके ऊपरी सतह से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके बाद फिर मध्य मंडल है। समताप मंडल को क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर। मध्य मंडल को मीसोस्फीयर। आप सब लोग जानते होंगे। तो ये मध्य मंडल है, यहाँ पे टेम्परेचर और तेजी से इंक्रीज करने लगता है। तो पहली स्फीयर 8 से 18 किलोमीटर तक है, दूसरी अर्क क्रस्ट से 55 किलोमीटर तक है, तीसरी अर्क क्रस्ट से 80 किलोमीटर तक है, चौथी अर्क क्रस्ट से 500 किलोमीटर तक है, और फिर 2000 किलोमीटर तक और 4500 किलोमीटर तक। मतलब ऊपर कोई लेयर नहीं, बस इसके ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है, फिर हल्के हल्का होते 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 और चला जाता है। तो वो जहां पर गर्मी ज्यादा होगी वहां और ऊपर तक चला जाएगा, जहां ठंड होगी वहां पे थोड़ा कम रहेगा, संकुचित रहेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मध्य मंडल है। मध्य मंडल के बाद आयन मंडल है। आयन मंडल आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वायुमंडल है, एक्सोस्फीयर है, आयनोस्फीयर, फिर एक्सोस्फीयर।
और एक्सोस्फीयर के बाद सबसे लास्ट में जो है वो चुंबकीय मंडल है, मैग्नेटोस्फीयर है। इस तरीके से पूरा जो है हमारा एटमॉस्फेयर बना हुआ है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो कहां से आते हैं? वो सिर्फ क्षोभ मंडल से और ओजोन लेयर से आते हैं। कहां से? क्षोभ मंडल से और ओजोन लेयर से, स्ट्रेटोस्फीयर से और ओजोन मंडल से, ओजोन लेयर से आते हैं। अब जितनी चीजें हो रही वो सारी यहीं पर घटित हो रही सारी चीजें। और ये 8 से 18 किलोमीटर तक है, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। ये तिरछा किया गया है, एक पोल टू पोल बनाए गए हैं, यानी घुमा देंगे तो उसी तरह से दिखने लगेगा। यानी ये क्या है? 8 से 18 किलोमीटर। तो आखिर एक क्वेश्चन बनता है कि क्षोभ मंडल जो है, ट्रोपोस्फीयर जो है, वो 8 से 18 किलोमीटर क्यों है? 8 से 18 किलोमीटर क्यों है? हमारे बच्चे ना बताएं, जो पहले से यहाँ पे पढ़ रहे थे उनको नहीं बताना, और कोई बताने की कोशिश करे कि 8 से 18 किलोमीटर क्यों है? 8 कहाँ है, 18 कहाँ है, 8 से 18 कहाँ है? एनी वन पर्सन कोई बताने की कोशिश करे। सर 8 किलोमीटर ध्रुवों पर है और 18 किलोमीटर विषुवत। विषुवत। बहुत अच्छा जवाब दिया। 8 किलोमीटर ध्रुवों पे है और 18 किलोमीटर विषुवत रेखा पे। क्यों है? सर यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है तो वायु के हैं वो दूर हो जाते हैं। टेम्परेचर ज्यादा उससे दूर रहता है। काफी अच्छा जवाब, बहुत अच्छा जवाब। चलो अच्छी बात है। इसी तरीके से सारे लोगों को दिमाग लगाना है। ईमानदारी बताओ, ये नोट हो गया सबका? साफ कर सकते हैं? अच्छा, तो अगला कंसेप्ट बताएं, 8 से 18 किलोमीटर वाला प्रॉपर कंसेप्ट। वैसे ये सब ये चीज ये बुक में आपके मौजूद है, जो बताने ये जो बनाया था। अब जो बताने जा रहे हैं वो मौजूद नहीं, वो जरूर बना लेना, वो जरूर लिखना। जो चीज बुक्स में है वो तो अच्छी बात, तो सबके पास है। और ऐसे ही चौक होती रहेगी तो बहुत जल्दी ही हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। चलो देखो, हमारी अर्थ जो है ये हमारी क्या है? अर्थ, ठीक, पृथ्वी। अब इसके बीचों बीच में क्या है? इक्वेटर लाइन, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा 0 डिग्री बोलते हैं। ये मैंने जब देशांतर पढ़ाए थे और अक्षांश पढ़ाए थे तभी बता दिया था, ठीक है। अक्षांश से हमने ये बताया था कि पूरी पृथ्वी के नीचे से लेकर ऊपर तक का क्या कैरेक्टर है, और देशांतर से मैंने ये बताया था, मैं अपनी बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ, कि एक देश से दूसरे देश की दूरी कैसे निकाली जाती है, ठीक है। मैंने कई बार जब ये बात हमको पढ़ाई गई कि देशांतर से नहीं अक्षांश से निकाली जाती है, पढ़ाई गई थी नहीं पढ़ाई गई थी सबके सामने वहां पर, तो मैंने घर पे जाके फिर पढ़ा इसको 18 साल बाद, कि भाई हो सकता है मैं गलत पढ़ा रहा हूँ 18 साल से। तो जब मैंने दोबारा पढ़ा तो मैंने फिर देखा कि नहीं, दो देशों के बीच की दूरी किससे निकाली जाएगी? देशांतर से। कितने लोगों ने ये चीज पढ़ी है? हाथ खड़ा करो। दो देशों के बीच की दूरी देशांतर से निकलती, कितने लोगों ने पढ़ी है ना? ठीक। और किसी कितने लोगों ने पढ़ी अक्षांश से निकलती दो देशों के बीच की दूरी? वो भी हाथ खड़ा करें। अच्छा, बाकी अक्षांश से निकलती, सुना था अक्षांश से। अक्षांश देशांतर आप जानते हैं सर? आपकी वीडियो सर देखा तो मैंने तो फिर मैं क्लास अटेंड कर, कोई बात नहीं, मेरे ही सुना था सर। यस सर। चलो तो फिर कोई बात नहीं, ठीक। तो वो देशांतर से निकलती है दो देशों के बीच की दूरी, ठीक। अब जरा देखो, इसको समझ रहे हैं, हम अपना कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये है एक अक्षांश 0 डिग्री, जिसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन, ठीक। यहाँ पर मैक्सिमम गर्मी होती है, सूर्य सीधा चमकता है, जितने दुनिया के गर्म देश हैं वो यहीं पर मौजूद हैं, और ये दो पोल हैं जिसको बोलते हैं नॉर्थ पोल और जिसको बोलते हैं साउथ पोल, ठीक है। अब जरा गौर करने की कोशिश करिएगा, जहां पर गर्मी ज्यादा होगी, पहले इसको बेसिक समझो। मई जून में जब भयंकर गर्मी पड़ती है तो एकदम से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने लगती है और नीचे बिल्कुल हल्का इलाका बन जाता है, मतलब उसको बोलते हैं शांत क्षेत्र। उसी का दूसरा नाम है काम क्षेत्र बन जाता है। काम, शांत, कीप साइलेंट, पत्ती भी नहीं हिलती है। ऐसा जब हो लो, जब इस तरह की घटना हो तो समझ लेना लो प्रेशर बन गया है। क्या बन गया है? बहुत ज्यादा लो प्रेशर। और जब जब लो प्रेशर बनेगा तब तब हाई प्रेशर से हवाएं कहाँ आएंगी? लो प्रेशर की ओर आएंगी और कन्वेक्शनल रेन को जन्म देगी। किसको जन्म देगी? कन्वेक्शनल रेन को जन्म देगी, यानी चमक गरज के साथ छींटे पड़ेगी, हल्का फुल्का पानी गिरेगा, लेकिन तेज आंधी तूफान और गरज और चमक होगी। इसको बोलते हैं कन्वेक्शनल रेन। ये मानसूनी रेन नहीं, थोड़ी बहुत देर के लिए होगी। पता चला गीता नगर में वर्षा, शारदा नगर में नहीं वर्षा, पता चला यूनिवर्सिटी में पानी बरस गया और कहाँ नहीं वर्षा, कल्याणपुर में नहीं वर्षा। ऐसा होता है, इसको बोलते हैं कन्वेक्शनल रेन। इस तरह के रेन को जन्म देगी और मौसम क्या हो जाएगा? लीगलाइज हो जाएगा, यानी ठंडा हो जाएगा। फिर एक दो दिन बाद फिर वही गर्मी पड़ेगी,
फिर गर्म होगा, फिर हवाएं ऊपर उठेंगी, फिर नीचे लो प्रेशर होगा और फिर यही होगा। इसीलिए गर्मी के बाद बार बार कन्वेक्शनल बारिश होती है और मौसम को लीगलाइज करने की कोशिश करती है। आंधी तूफान आते हैं और जब मानसून आ जाता है तो कंटिन्यू पानी गिरता है, लंबे इलाके में गिरता चला जाता है और मौसम ठंडा होता जाता है और जैसे जैसे ठंडा होता जाता है वैसे वैसे और पानी बरसता है और जब जमीन ठंडी हो जाती है तो फिर धीरे धीरे करके मौसम क्या होता है, चेंज होने लगता है और गर्मी से सर्दी की तरफ बढ़ता है, यानी एक मेखला बनती है। क्या बनती है? मेखला बनती है। ठीक, जो एक दिन की नहीं होती है, जो 2-2, 2.5, 3 महीने की होती है। ऐसा नहीं कि शाम को सोए थे तो रजाई ओढ़े लेटे थे, भयंकर गर्मी सर्दी थी और सवेरे उठे पसीना पोंछ रहे गर्मी बहुत है। ऐसा कभी नहीं हो सकता ये नेचर में, यानी एक टाइम ड्यूरेशन लगेगा उसको चेंज होने में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये पढ़ाने जा रहे हैं 8 से 18 किलोमीटर। यहाँ पर मैक्सिमम गर्मी पड़ने की वजह से हवाएं क्या उठती हैं, ऊपर की तरफ उठती चली जाती हैं और 18 किलोमीटर ऊपर तक चली जाती हैं। अब आप कहेंगे ये फिक्स तो नहीं है, ऐसा नहीं है, ये फिक्स नहीं है 18 किलोमीटर, बहुत और ज्यादा हो जाएगी तो 18.5 चली जाएगी, 19 भी कभी कभी चली जाती होंगी, कभी 17 ही जाती होंगी। लेकिन जितनी गर्मी होती है तो गर्म हवा ऊपर उठती है, एक्सपेंड होती चली जाती है ऊपर की तरफ, तो कहां तक चली जाती है, 18 किलोमीटर तक ये चली जाती है। और पोल चूंकि दोनों क्या है, फ्रीज है पूरी तरीके से, पूरी जमे हुए हैं दोनों तरफ के पोल, तो जो हवाएं यहाँ पर है वो बिल्कुल ठंडी है। तो जो हवा यहाँ से ऊपर ऐसे उठेगी, तो अगर कोई हवा ऐसे ऊपर उठ रही है तो ठंडी हो जाएगी, ऊपर तक जाते 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 ठंडी होती जाएगी। ठंडी होकर क्या होगा, ऐसे उतरेगी नहीं, क्योंकि बगल में भी हवाएं ऐसे उठ रही होंगी, उसके बगल में भी ऐसे उठ रही होंगी, उसके बगल में भी। तो यहाँ मैक्सिमम गर्मी तो 18 किलोमीटर तक, यहाँ से थोड़ी दूरी पर 17 किलोमीटर तक, और थोड़ी दूरी पर और कम, और थोड़ी दूरी पर और कम। तो जो हवाएं उठती हैं वो पोल पर कैसे उतरती हैं, पोल पर 8 किलोमीटर तक ही ऊपर होता है और ये पोल पर हवाएं क्या होती है, इस तरीके से उतरती हैं। कैसे उतरती हैं, ऐसे उतरती है पोल पर, ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे पोल की तरफ बढ़ती हैं। और कहीं अगर ठंडा मिल जाएगा तो वहां पे भी उतर जाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन ये बेसिक चीज है। यानी यहां से जो हवाएं चली ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ी इस तरीके से, ये धीरे धीरे कहां गई और पोल की तरफ, नीचे की तरफ उतरी और यहां पर बना हाई प्रेशर बेड और यहां क्या बना, लो प्रेशर बेड, लो प्रेशर बेड। और यहां क्या बनेगा पोल पे, हाई प्रेशर बेड। समझ गए? तो पोल पर हमेशा हाई प्रेशर, हमेशा पोल पर हमेशा हाई प्रेशर, और इक्वेटर लाइन पर हमेशा क्या रहता है, लो प्रेशर रहता है रिस्पेक्ट ऑफ पोल। तो गर्मी होने की वजह से यहाँ पर हवाएं एक्सपेंड होती चली जाती हैं और 18 किलोमीटर तक पहुंचती हैं। और पोल पर चूंकि बहुत ज्यादा सर्दी होती है, दूसरा एक कारण और, यहाँ पर ग्रेविटी कितनी होती है, मिनिमम, और यहाँ पर ग्रेविटी कितनी होती है, मैक्सिमम। और एवरेज कितना है, 9.8, पूरी ग्रेविटी का एवरेज कितना है, 9.8 जो आप पढ़ते हो, जबकि पोल पर कितना है, लगभग 10, और इक्वेटर लाइन पर कितना है, लगभग 9.7 समथिंग। समझ गए? तो यहाँ पर ग्रेविटी भी कम होने की वजह से हवाएं जो है ज्यादा ऊपर तक चली जाती हैं, और यहाँ पर ग्रेविटी ज्यादा होने की वजह से वो एयर प्रेशर उसको अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है। यानी ग्रेविटी एयर प्रेशर को अपनी तरफ क्या करती है, खींचती है। तो इसलिए भी वहां पर ऐसा है। इसीलिए दोनों चीजों की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, यहाँ कूलिंग की वजह से और यहाँ पर गर्मी की वजह से, यहाँ एक्सपेंड हो रहा है और वहां पर पुल हो रहा है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई प्रॉपर वे? इस तरीके से हवाएं जो है, जो ट्रोपोस्फियर है आपका, वो कितना है, 8 से 18 किलोमीटर तक है। ये बेसिक, मतलब इसका बेसिक। इतनी बात बताओ बिल्कुल समझ में आई कि नहीं है? किसी को यहाँ पर कोई डाउट तो पूछो। ठीक है, अब इनको जरा सा इस कंसेप्ट के साथ इसको नोट करो पूरे को। तो हम जो जो पॉइंट्स नोट कराएंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं, जो पूछे जाते हैं, उनको नोट करना शुरू करेंगे। नोट भी करते चलेंगे और समझते भी चलेंगे, जहां दिक्कत हो हम पूछते भी चलेंगे। लेकिन वायुमंडल, अच्छा एक मिनट, एक कंसेप्ट और बता दें, फिर दिखाते हैं, इकट्ठा दिखाएंगे। फिर जैसे हम ह्यूमन बीइंग जो हैं, हम लोग एटमॉस्फेयर सब लोग बैठे हुए हैं, हवा है यहाँ पर, तभी हम लोग जिंदा हैं, हम लोग सांस ले रहे हैं। तो नॉर्मली अगर आप फ्रेश एयर में सांस लेते हैं तो नियर अबाउट 20 से 21% ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, सक करते हैं। 21% ऑक्सीजन है नहीं, तो आप इसलिए क्वेश्चन ये उठा सकते हो, जब सर 21 एग्जैक्ट है ही नहीं तो हम कैसे 21 सक कर लेंगे? तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, जो पूरे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का
जो वॉल्यूम है वो जो है पूरा वॉल्यूम जो पूरे एटमॉस्फेयर का है वो दिया है कितना, वो है बेटा 20.24%। यानी पूरे हमारे इस पूरे यूनिवर्स में, सॉरी माफ करिए, पूरे अर्थ पर जो वॉल्यूम है वो है 20.24%। लेकिन जितना आप नीचे की तरफ आते जाओगे यानी अर्थ क्रस्ट की तरफ बढ़ोगे वैसे वैसे क्या बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन का वॉल्यूम बढ़ेगा। और जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज, ग्रेविटी हर चीज को, एटमॉस्फेयर को भी खींच रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जब हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, उस समय जो है 21% ऑक्सीजन हमारे अंदर इनहेल होती है, और जब हम उसको निकालते हैं बाहर तो लगभग उसमें 16% ऑक्सीजन बाहर निकलती है। यानी हम कितनी ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेते हैं, बोलो 5% ऑक्सीजन को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ये भी समझिएगा। इसके साथ हम दूसरी गैसेस को भी इनहेल करते हैं जो और मौजूद हैं, लेकिन उन गैसेस को हम कंज्यूम नहीं करते, वो एज इट इज क्या हो जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं। साथ में CO2 भी कंज्यूम मतलब अंदर जा रही है, लेकिन उसको हम कंज्यूम नहीं करते, वो उसी रेशियो में जितने में गई उतने कंटेंट्स के हिसाब से क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो जब हम बंद कमरे में बैठे हुए हैं, कंपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, किसी ट्रेन से जा रहे हैं और खचाखच ट्रेन भरी हुई है, कंपार्टमेंट बिल्कुल बंद है, सर्दी के दिन है, तो उसमें धीरे धीरे क्या होने लगता है, ऑक्सीजन डाउन होने लगती है और CO2 बढ़ने लगती है, क्योंकि इतने लोग भरे होते हैं। इसीलिए लोगों का रिफ्रेशमेंट गिरता चला जाता है। अगर 8-10 घंटे की जर्नी आपने अंदर बैठ के कर ली तो 10 घंटे में सोच के देखिए आपका रिफ्रेशमेंट कितना गिर गया, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। आप रेशियो निकालो कि 21 में से हमने कितना लिया, 21 लिया, 16 बाहर कर दिया। तो जब हम 15 ही लेंगे तो उसमें और कम बाहर करेंगे, समझना। जब 10 ही लेंगे तो और कम बाहर करेंगे। तो आप रेशियो देखें हम कितने परसेंट, यानी हम 5 ले रहे हैं कितने में से, आउट ऑफ 21 में से। अगर 20 मान लेते हैं तो कितने परसेंट है, 25% है। तो अगर हमारे पास ऑक्सीजन कंटेंट ही 10% बचे तो हम 2.5 तो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो हमारे बॉडी का रिफ्रेशमेंट नहीं गिर जाएगा। इसीलिए लोग थका हुआ अपने आप को महसूस करते हैं। ऑक्सीजन मेंटेन करने के लिए उसका अंदर वो प्लांट होता है जो उसको ऑक्सीजन को मेंटेन करता है। समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत हो बताओ, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया? एनी प्रॉब्लम मैम? ठीक, सबको दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक, चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे लिखना कुछ पॉइंट्स जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। और एक चीज और सुन लो पहले, आप लोग बता दें, आप लोगों को सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी पढ़ा रहे हैं, पिता का काम कर रहे हैं। भाई पिता का काम है पढ़ाना, चलो उन्होंने पढ़ाने का काम कर लिया, पिता है भी, वो हमारे मुखिया है उत्तर प्रदेश के, तो मुखिया ही पिता होता है। ठीक है, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, उनको हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन आप इसको अगली बार समझिएगा, अगली चीज समझिएगा। आप सब लोग लास्ट 10 to 15 ईयर के सॉल्ट पेपर खरीद लीजिए। सॉल्ट ले लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। सॉल्ट इसके UPSC और UPPSC, और उनको पढ़िए। और जब पढ़ेंगे आप उनको थॉरली, एक पेपर 2 पेपर, मान लो आपने 2 महीने पूरे पढ़ लिए सारे पेपर, तो फिर जो टीचर सामने आपको पढ़ा रहा होगा आप उसको समझ पाओगे कि क्या वो चीजें पढ़ा रहा है जो एग्जाम में आ रही है। अजय, वो चीजें पढ़ा रहा है जो एग्जाम में आ रही है, हो सकता है वो चीजें ना पढ़ा रहा हो, वो अपने हिसाब से पढ़ा रहा हो। मतलब नहीं समझिए, मान लो हमको कोई चीज बहुत अच्छी आती है, वही पढ़ाएंगे आपको, और मान लो वो आपके मतलब ही की नहीं है, तब क्या करोगे आप? वो आपके मतलब नहीं है, आप क्या करोगे बताइए? तो आप वो पढ़िए जो एग्जाम में आए, और टीचर वो पढ़ाए जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आप ही तो उसकी बात को काउंटर कब कर पाओगे? जब आपको पता होगा अरे सर ये तो आते ही नहीं, आप ये क्यों पढ़ा रहे हो सर? आप पढ़ के देखो एटमॉस्फेयर से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो अगर कोई पढ़ा रहा तो सही पढ़ा रहा है, ठीक है। और ये बात सर भी बोल गए, यहाँ पर कमिश्नर सर भी बोल गए कि सब्जेक्ट में PhD नहीं करनी है, उन चीजों को पढ़ना है जो एग्जाम में आता है, सेलेक्टेड पढ़ना है। इस चीज को ध्यान रखिए सर। और उन्हीं का सिलेक्शन होता है, जो बहुत ज्यादा ज्ञानी हो जाते हैं वो फिर ज्ञानी होते हैं, समझ गए? फिर वो ज्ञानी इधर उधर गिरते हैं, वो फिर अधिकारी नहीं बन पाते। इसलिए सेलेक्टेड पढ़ो, सही दिशा में पढ़ो, और सब लोग एक ये चीज जरूर खरीदें, उससे आपको ये चीजें पता चल जाएंगी कि क्या आ रहा है और क्या पढ़ाया जा रहा है। ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन आप लोगों के भले के लिए, आप हमारे बच्चे हो और आप सेलेक्ट होगे तो हम सेलेक्ट होंगे, इसलिए बहुत जरूरी है। चलिए
देखिए वायुमंडल अनेक गैसों का मिक्सचर है। वायुमंडल अनेक गैसेस का मिक्सचर है। वायुमंडल अनेक गैसों का मिक्सचर है। अनेक गैसों का मिक्सचर है। वायुमंडल अनेक गैसों का मिक्सचर है। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन 78.08%, ये 19-20 किसी ना किसी भी बुक में मिल सकता है, इसके परेशान मत होना। ठीक है, मान लो पॉइंट में कोई अंतर बनता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.24%, ऑक्सीजन 20.24%, 20.24%, ऑर्गन 0.93%, ऑर्गन 0.93%, 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नियॉन 0.018%, नियॉन 0.018%, नियॉन 0.018%, हीलियम 0.0005%, हीलियम 0.0005%, हीलियम 0.0005%, हीलियम 0.0005%, और अंत में लिखिए नेक्स्ट ओजोन 0.00006%, ओजोन 0.00006%, ओजोन 0.00006%, 4 बार 0 है, 0.00006%, 4 टाइम 0 है। ठीक है, 6%, यानी ये कंटेंट्स, इसके अलावा भी बहुत सारी गैसेस हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, वो ना के बराबर हैं, उनको आपके मतलब की नहीं है, वो उनको पढ़ाना चाहिए जो मेंस में क्या ले रहे हैं, ज्योग्राफी ले रहे हैं, आपके मतलब की नहीं। ठीक है, ये मैं पहले बताते चल रहा हूँ। ठीक, तो आप में से कोई ऐसा जो मेंस में ज्योग्राफी रखेगा, अभी तो प्री का चल रहा है, आप दो लोग मेंस में ज्योग्राफी रखेंगे तो आपको उसके अंदर जाने की जरूरत है। ठीक है, आगे अच्छा आप में थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं, 2 लोग हमको मिल गए ज्योग्राफी वाले, कितने ऐसे जो हिस्ट्री वाले होंगे? सही है, कितने इतिहास वाले? बहुत सही। इसके अलावा फिजिक्स वाले, बहुत बढ़िया, और कोई इकोनॉमिक्स वाले, इकोनॉमिक्स 1-2 लोग इकोनॉमिक्स वाले, चलो बहुत बढ़िया। और कोई इसके अलावा कोई अलग सब्जेक्ट कोई ले रहा हो? हिंदी लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, वेरी गुड, हिंदी लिटरेचर। और कोई? पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक, ठीक, चलो अच्छी बात, की जानना जरूरी था। संख्या सबसे ज्यादा इतिहास की आज भी है, पहले भी हुआ करती थी, आज भी है। चलो इसी विषय पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते, आगे बढ़ते हैं। सारे विषय अच्छे हैं, सारा विषय अच्छा है, आपकी कमांड होनी चाहिए, विषय कोई खराब नहीं हो। लोग कहते हैं ना इससे लेके निकलते हैं, उससे लेके निकलते हैं, ऐसा कुछ नहीं। स्केलिंग है, और स्केलिंग कभी कोई डिस्क्लोज नहीं कर सकता। स्केलिंग वो भी नहीं बता सकता जो आईएएस है, वो कभी आईओ डिस्क्लोज ही नहीं करता। तो इसलिए कोई सब्जेक्ट खराब नहीं, स्केलिंग सिस्टम में सबको बराबर किया जाता है हर बार, इसीलिए उसका कोई सिस्टम नहीं दिया जाता, इसका ध्यान रखिएगा। तो इसको समझने की कोशिश करिए, कोई सब्जेक्ट खराब नहीं है। एक बात हम अपना एक्सपीरियंस बता दें आपको, उसको सुन लो बस। मैंने पीसीएस प्री निकाला था 2002, मेंस मेरा नहीं निकला, ठीक, और यूपीएससी का प्री भी नहीं निकला। मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि ये बात आपको बता दें, जैसे यहाँ पर जिस दिन पहली कोचिंग थी उस दिन बहुत बच्चे मेंस क्वालिफाई थे, 2 बार 3 बार, फिर धीरे धीरे कम हो गए। अब हम 1 हफ्ते से लगातार मेंस क्वालिफाई बच्चों को ढूंढ रहे हैं। कल एक बच्चे ने मेरे से ये कहा कि मैं मेंस क्वालिफाई हूँ, अपने का पढ़ता नहीं, उसके किसी के थ्रू था। तो मैंने उससे कहा जो पहले 23,000 रुपए की बात की थी वो बढ़ा दिए गए पैसे, क्योंकि मिल नहीं रहा कोई, तो अब वो पैसे बढ़ाकर 30,000 कर दिए। जो मेंस क्वालिफाई बच्चा है यूपीएससी या यूपीएससी, उसको 30,000 रुपीज पर मंथ सरकार देगी और उसको कोर्स कोऑर्डिनेटर देगी। लेकिन एक बच्चा भी नहीं मिल रहा है, जो पहले हर 3-4 में से एक क्वालिफाई था, अब एक को नहीं मिल रहा है। यही बात मैंने उस दिन भी बोली थी, जिसको लेके लोग नाराज हो गए थे। मैंने आपको इसलिए बात बोली थी, आप मेरे बच्चे हो, आप मान लो कल को ये बच्चा हमारा, मान लो इसको मान लेते, नाम क्या बेटा तुम्हारा? सुमित। ये कल को खड़े होकर ये कहने लगे मार्केट में, भाई मैं तो मेंस क्वालिफाई हूँ, तो कोई सर्टिफिकेट तो उनसे मांग नहीं रहा कि भैया क्वालिफाई हो नहीं। अब ये कहते घूम रहे मैं मेंस क्वालिफाई। हम 1 मिनट के लिए आपको टारगेट करके बताते हैं, ठीक। और मान लो इनको उतनी समझ नहीं है, ये पढ़ने बिल्कुल जीरो है, और ये मार्केटिंग कर रहे हैं कि मैं मेंस क्वालिफाई। अब आप सब लोग क्या देखोगे, आप सबके लिए ये क्या हो गए, आइडियल हो गए कि नहीं हो गए कि भाई ये तो मेंस क्वालिफाई। अब आप देखो यार कोई तो क्वालिटी नहीं पढ़ने में अच्छा है,
ये तो मेंस क्वालिफाई है, तो जब ये कर सकता तो हम भी कर सकते हैं। अब आप उस बच्चा होता है बेटा, स्टूडेंट होता है, इन्होंने गलती से तुमको गुमराह कर दिया, अब आप गुमराह हो गए, अब आप इनको आइडियल मान लिए, अब आप इन्हीं के जैसे बनने की कोशिश कर रहे हो, कैसे सेलेक्ट हो जाओगे? मेरी बात को समझना बेटा। इसलिए जो मेंस वाला बच्चा जो एक बार में निकाल लेता है मेंस, वो कुछ नहीं करता, फिर उसको जानता है कि तैयारी उस लेवल पे आ गई, फिर वो दिन रात वो मार्केटिंग नहीं करेगा, फिर वो दिन रात सिर्फ पढ़ाई करेगा और एग्जाम निकालेगा। ठीक है? इसलिए किसी इधर उधर ऐसे करके पढ़ना, ऐसे नहीं करना, पढ़ाई में ऐसे करना, और बाकी पूरे उसमें क्या नाम है दुनियादारी में सिर्फ ऐसे करना। मत चक्कर में पढ़ो किसी के, कौन क्वालिफाई कौन नहीं। ठीक भाई आप हैं, अच्छी बात है, आपको भाई मुबारक हो, आप पढ़ो, आप उसको मत देखो, किसी को मत देखो। मैं भी जब पढ़ता था 2001 में, 2 में, 3 में, तो ईमानदारी होता है हमारे भी यहाँ तीसरा चौथा बच्चा ये कहता घूमता था कि मैं मेंस क्वालिफाई, और हम लोग उन्हीं को देखा करते थे। इसीलिए आज यहाँ खड़े हैं, नहीं तो कमिश्नर हाउस में बैठे होते। ये गलती ना की होती तो कहाँ बैठे होते? या तो डीएम हाउस में बैठे होते या कमिश्नर हाउस में बैठे होते। ऐसी गलती हुई ना, हम नहीं चाहते कि आप में से कोई बच्चा। देखो अगर मूड बनाया है, पढ़ने आए हो, समझना, तो अपने जीवन का ये अमूल्य समय है, आप यूथ हो, ये समय जब निकल जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा, तो ये समय बर्बाद नहीं होना चाहिए, इस समय का आउटपुट निकलना चाहिए। तो एकदम इस समय बिल्कुल ऐसे करके मेहनत करो, बिल्कुल ये मान के मेहनत करो कि आई बीट एग्जामिनेशन एट एनी कॉस्ट, हर हालत में एग्जामिनेशन बीट करना है मेरे को। ठीक है? और टीचर कभी भी आपको गुमराह नहीं करेगा, कोई भी टीचर आपको गुमराह नहीं करेगा, अगर वो उस लेवल पे पढ़ाता है तो नहीं कर सकता, क्योंकि उसका रिजल्ट खराब हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, हम आपको पढ़ा रहे तो हमको भी तो जवाब देना है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है? हमको भी तो लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं, अपलोड हो रहे हैं कि आज आपने क्या पढ़ा दिया भैया, ये क्या पढ़ा डाला। हमारे पास में तो तुरंत वहां से फोन आ जाएगा, अगर कोई भी चीज गलत बता दूंगा कि ऐसा मत बताइए, इस चीज को सही करिए, अपनी नॉलेज को दुरुस्त कर लीजिए, गलत चीज पढ़ाइए। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं जी। तो इतनी ये कंटेंट्स है। अब आगे बढ़ेंगे। वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैसें, वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैसें, वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैसें, वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड 20 किलोमीटर तक, कार्बन डाइऑक्साइड 20 किलोमीटर तक, 20 किलोमीटर तक, ऑक्सीजन 100 किलोमीटर तक, ऑक्सीजन 100 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर तक, ऑक्सीजन 100 किलोमीटर तक, और हल्की गैसें, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, और हल्की गैसें हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेलेन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेलेन हाइट पर पाई जाती है, ऊंचाई पर पाई जाती है, ऊंचाई पर पाई जाती हैं। कहां पर पाई जाती है? ऊंचाई पर पाई जाती है। ठीक? अब फिर से एक कंसेप्ट बताने जा रहे हैं, देखो फिर से एक कंसेप्ट यहीं पर, क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सी मिलेगी आपको, बहुत सारे चैलेंज होंगे कि ऐसा होता क्यों होता है, समझने की कोशिश करिएगा। जब आप किसी माउंटेन पर जाते हो, तो इस दुनिया का जो सबसे पूरे अर्थ का जो सबसे ऊंचा माउंटेन है वो माउंट एवरेस्ट है, जो 8,850 मीटर ऊंचा है। ठीक है? पहले 48 था, 50 हो गया। आपके पिताजी ने पढ़ा था 8,848, आप पढ़ रहे हो 8,850, आपके बच्चे पढ़ेंगे 8,852, फिर उनके बच्चे पढ़ेंगे 8,854। आप कहोगे सर ये क्यों बोल रहे हो आप? जी, वो फोल्डिंग माउंटेन है। कैसा माउंटेन है? फोल्डिंग माउंटेन। तो फोल्डिंग माउंटेन की वजह से जब प्रेशर पड़ती तो कोई चीज कैसे, जैसे एक पेपर को आप ऐसे दबाओ, जैसे ये कॉपी है, इस कॉपी को अगर हम ऐसे, ये कॉपी ऐसे है, और अगर इसको हम ऐसे दबाएंगे तो ऊपर की तरफ उठेगी कि नहीं उठेगी? ठीक है? फोल्डिंग माउंटेन है, तो जिसकी वजह से वो धीरे धीरे क्या उठ रहा है, ऊपर की तरफ उठ रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है, घट नहीं रही। ध्यान रखिएगा। तो हो सकता है धीरे धीरे बढ़ती रहे। अब कब कितना बढ़ेगा ये डाउट, आई डोंट नो कि अगले 100 सालों में कितना और बढ़ जाएगा, फिर अगले 500 सालों में कितना बढ़ाएगा। ये कैलकुलेशन तभी हो पाएगा जब वो बढ़ जाए। हो सकता है कम बढ़े, कम प्रेशर लगे, हो सकता है ज्यादा बढ़े, ज्यादा प्रेशर लग जाए। ठीक है? अब देखिए, जब आप हिमालय पर या किसी भी बड़े ऊंचे माउंटेन पर जाते हो
तो वहां पर एक हिम रेखा होती है, उस हिम रेखा के ऊपर आपको हिम मिलेगी, उसके नीचे हिम नहीं मिलेगी। हिम मतलब बर्फ नहीं मिलेगी। ये हिम रेखा की ऊंचाई घटती बढ़ती है। जब गर्मी आएगी तो ये नीचे आएगी, जब गर्मी आएगी तो ऊपर चली जाएगी, जब ठंड होगी तो ये नीचे आ जाएगी। ठंड में नीचे तक बर्फ मिलेगी और गर्मी में ऊपर तक मिलेगी। जैसे सर्दी में कभी कभी आपको स्नोफॉल आपके नैनीताल तक में हो जाता है, जबकि बिल्कुल बगल में, बिल्कुल बगल में। कौसानी औसानी में तो एक जनरल बातें होता ही है, लेकिन यहाँ हो जाता है। ठीक है, तो इतने पास अगर हो जाता है तो आप सोचिए, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा बड़ी, हो गया स्नोफॉल, क्या कर लोगे? तो बिल्कुल नीचे तक हो गया कभी स्नोफॉल। हमने लास्ट टू लास्ट ये पढ़ा था कि सोलन में स्नोफॉल हुआ, जाने कितने सालों बाद, 16, 17, 18 साल बाद सोलन में हो गया। तो सोलन में भी हो जाता है, शिमला में कहीं हो जाता है, ठीक, लेकिन अक्सर नहीं होता है। अब देखिए, ये जो हिम रेखा है, जब आप माउंटेन पर ऊपर चढ़ते हैं, जब ऊपर जाते हैं, तो जहां से आपको बर्फ मिलना शुरू हो जाएगी, जिस जगह से बर्फ मिलना शुरू हो जाएगी, वहीं से दिक्कतें भी शुरू होंगी। क्या शुरू होंगी? दिक्कतें। कैसे? सबसे पहली चीज ऑक्सीजन की प्रॉब्लम। अगर वहां ऑक्सीजन बहुत प्रॉपर होती तो प्लांट सरवाइव कर रहे होते। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ प्लांट छोटे होते जाते हैं और शंकुदार होते जाते हैं। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। क्यों होते जाते हैं? क्योंकि बहुत सारी चीजों की समस्याएं हैं। जहां से आइस मिलना शुरू हो जाएगी, वहां पर फिर पानी नहीं बरसेगा, कभी कभार बरसेगा, कम बरसेगा। समझे नहीं? इस वजह से ऐसा होता है। दूसरी चीज क्या होती है? ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन तो 100 किलोमीटर तक लिखा है हमने, तो ऑक्सीजन तो होती है, लेकिन एक समस्या होती है कि ऑक्सीजन में जितनी भी ह्यूमिडिटी है, 4%, 5%, वो सारी ह्यूमिडिटी जमकर बैठ जाती है। तो जब सारी ह्यूमिडिटी जमकर बैठ जाएगी, उसी से बर्फ क्रिएट होगी। उसी से क्या क्रिएट होगी? बर्फ। और वहां कौन जा रहा जमा के वहां डालने के लिए? अच्छा, हम जो है आज माउंट एवरेस्ट में थोड़ी बर्फ डालेंगे, तो अपने आप क्रिएट हो रही है ना। तो ह्यूमिडिटी बैठ रही है, कंटिन्यू यही चलता चला जा रहा है। एटमॉस्फेयर की सारी ह्यूमिडिटी वहां बैठ जाती है और एटमॉस्फेयर में जो हवा है, एटमॉस्फेयर है, वो ड्राई हो जाता है। और ड्राई ऑक्सीजन को हम सक नहीं कर पाते। इसका एग्जाम्पल है, ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम मिलाई जाती है लुब्रिकेंट के काम के लिए। और एटमॉस्फेयर में क्या रहता है? ह्यूमिडिटी। किसके लिए? लुब्रिकेंट के लिए। ये समस्या है, ये बेसिक चीज ये है। तो सूर्य अस्त के बाद सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एकदम से जैसे सूर्य अस्त होगा, एकदम से कूलिंग बढ़ेगी और जो थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी है भी वो बैठ जाएगी, तब आपके लिए दिक्कत बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएगी। इसलिए पढ़ा लिखा आदमी उस समय से पहले, सूरज से पहले वहां से क्या हो जाता है? वापस लौटने लगता है। इसीलिए जो लोग आपको रोहतांग घुमाने ले जाते हैं मनाली से, वो सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं और रोहतांग घुमा के और शाम को 4 बजे वहां से वापस चल देते हैं, ताकि आपको यथा सही सलामत आपको कहाँ छोड़ दें? फिर से मनाली छोड़ दें। जब कभी घूमने जाओगे तब इस चीज को आप देखोगे, उसके पीछे साइंस है, ये है प्रोसीजर। ठीक है, तो इस तरीके सारी गैसेस पाई जाती हैं। कहाँ कहाँ तक पाई जाती है मैंने आपको बताया। आगे हम लोग पढ़ते हैं, एक चीज को और क्लियर करते चलेंगे। जितना हमको मालूम है उतना बताने की कोशिश करेंगे, और जो नहीं मालूम है सीख कर बताया करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम भी सीखते हैं, सीखने की कोई सीमा नहीं होती। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा, जलवाष्प की मात्रा, वाटर वेपर की मात्रा, जलवाष्प की मात्रा, वाटर वेपर की मात्रा 4 to 5% है। 4 to 5% है जलवाष्प की मात्रा, वाटर वेपर की मात्रा 4 to 5% है। ध्रुवीय क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में पोल पर ये मात्रा 1% से भी कम हो जाती है। पोल पर ये मात्रा 1% से भी कम हो जाती है। पोल पर ये मात्रा 1% से भी कम हो जाती है, 1% से भी कम हो जाती है। और पोल पर ये मात्रा 1% से भी कम हो जाती है, जबकि गर्म स्थानों पर ये मात्रा 4% से अधिक होती है। जबकि ह्यूमिडिटी वाले इलाकों पर, गर्म स्थानों पर, ह्यूमिडिटी वाले एरियाज में, गर्म स्थानों पर ये मात्रा, यह मात्रा 4% से अधिक होती है। 4% या उससे अधिक होती है, 4% या उससे अधिक होती है। देख लो, 4% या उससे अधिक होती है। ठीक, आगे लिखिए।
ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वाटर वेपर में कमी आती जाती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वाटर वेपर में कमी आती जाती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वाटर वेपर में कमी आती जाती है। जलवाष्प में कमी आती जाती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जलवाष्प में कमी आती जाती है। जलवाष्प में कमी आती जाती है और संपूर्ण वायुमंडल, वायुमंडल के संपूर्ण जलवाष्प और वायुमंडल का संपूर्ण जलवाष्प और वायुमंडल का संपूर्ण जलवाष्प या 90% से अधिक, वायुमंडल का संपूर्ण वाटर वेपर, वायुमंडल का संपूर्ण वाटर वेपर, संपूर्ण जलवाष्प या 90% से अधिक जलवाष्प, ऑब्लिक 90% से अधिक जलवाष्प, या तो पूरा या 90% अधिक, 90% से अधिक जलवाष्प 8 किलोमीटर तक ही 8 किलोमीटर हाइट तक ही पाया जाता है। ठीक है, 8 किलोमीटर हाइट तक ही पाया जाता है। 8 किलोमीटर हाइट तक ही पाया जाता है। समझो इस बात को। सबसे पहले देखो दो कंडीशन, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वाटर वेपर कम होता जाएगा, क्योंकि वाटर वेपर भारी होता है तो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आ जाएगा, तो ऊंचाई बढ़ने के साथ वाटर वेपर कम होता जाएगा। सबसे ज्यादा कहां पे? आप जहां लोग बैठे हैं। धीरे और ऊपर जाओगे और कम, और ऊपर जाओगे और कम, और मैक्सिमम आपको कहां तक मिलेगा? 8 किलोमीटर तक मिलेगा। उसके पीछे एक कारण और अब आपके दिमाग में तुरंत देखिए बात आनी चाहिए। मैंने अभी आपको पढ़ाया कि पर 165 मीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। तो जब बहुत ज्यादा ऊंचाई पे चले जाओगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा, तो उसकी वजह से वो जमने लगेंगे और जमने लगेंगे तो वो तब नीचे आने लगेंगे। तो कई कारण हैं, ज्यादा हाइट पर वाटर वेपर के कम होने के बहुत सारे कारण, मल्टीपल कारण है। एक कारण नहीं होता किसी चीज का, मल्टीपल कारण है जिसकी वजह से बहुत ऊंचाई पर वाटर वेपर नहीं पाया जाता। और पूरे इस पर जितना वाटर वेपर हमारे यहाँ है उसका 90% या उससे अधिक या 100% तक पूरा का पूरा कहां तक पाया जाता है? 8 पॉइंट पाया जाता है। नेक्स्ट है, देखिए, धूल धुआं आंधी तूफान, धूल धुआं आंधी तूफान, मौसम परिवर्तन, धूल धुआं आंधी तूफान, मौसम परिवर्तन सब निचले हिस्से में ही होते हैं। धूल धुआं आंधी तूफान, मौसम परिवर्तन सब निचले हिस्से में ही होते हैं। सब निचले हिस्से में ही होते हैं। निचले हिस्से में ही होते हैं। देखिए, एटमॉस्फेयर में धूल धुआं और जो नमक के कण हैं, एटमॉस्फेयर में धूल धुआं और जो नमक के कण हैं, एटमॉस्फेयर में धूल धुआं और जो नमक के कण हैं, ये सभी एटमॉस्फेयर में धूल धुआं और जो नमक के कण हैं, ये सभी आर्द्रताग्राही हैं, हाइग्रोस्कोपिक हैं। ठीक है, ये सभी आर्द्रताग्राही हैं, हाइग्रोस्कोपिक हैं। आर्द्रताग्राही हैं, हाइग्रोस्कोपिक हैं। सभी आर्द्रताग्राही हैं, हाइग्रोस्कोपिक हैं। ठीक है, अब देखिए, ये भी तो जानते होंगे, आपने देखा होगा नमक, जैसे बरसात में बढ़िया सूखा नमक निकालो, कटोरी में रख दो और शाम तक रखा रहने दो। सुबह निकालो शाम तक रख दो, शाम को निकालो सुबह तक रख दो, वो क्या हो जाएगा? पसीज जाएगा, क्योंकि वो जो एटमॉस्फेयर में जलवाष्प है उसको क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, सक कर लेगा, क्योंकि उसका कैरेक्टर क्या है? आर्द्रताग्राही। तो जो धूल के कण टहल रहे हैं, जो नमक पार्टिकल टहल रहे हैं, वो सारे आर्द्रताग्राही हैं, यानी वो एटमॉस्फेयर से नमी को क्या करते हैं? वाटर वेपर को सक कर लेते हैं, या ऐसे कह सकते हो वाटर वेपर उनके ऊपर बैठ जाती है। और जब बहुत ठंड पड़ती है, वो हवा चलती है तो वाटर वेपर उनकर बैठ जाती है, और चूंकि मूवमेंट में होते हैं तो वो जम जाते हैं, और वो आपको किस रूप में दिखते हैं? कोहरे के रूप में। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, ऐसे एक एक चीज को क्लियर करते चलो। अगला पॉइंट, नेक्स्ट, देखिए, सूर्य से आने वाली रोशनी जो इन धूल के कणों से टकराती है, सूर्य से आने वाली रोशनी जो इन धूल के कणों से टकराती है और प्रकीर्णन होता है, धूल के कणों से टकराती है और प्रकीर्णन होता है, जिससे
धूल के कणों से टकराती है और प्रकीर्णन होता है जिससे जिससे आकाश नीला दिखाई देता है, जिससे आकाश नीला दिखाई देता है। स्कैटरिंग होती है, प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग होती है जिससे आकाश नीला दिखाई देता है। स्कैटरिंग की वजह से आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, अब आप लिखेंगे वायुमंडल की संरचना, जो मैंने अभी बनवाया था, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने पहले लिखा है। वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब एक एक करके शुरू करेंगे। नंबर 1 क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर, नंबर 1 क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर, नंबर 1 क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल। यह वायुमंडल की सबसे निचली और सघनतम परत है। ये वायुमंडल की सबसे निचली और डेंस परत है। ये वायुमंडल की सबसे निचली और सघनतम परत है, सबसे ज्यादा डेंसिटी वाली परत है। ये वायुमंडल की सबसे निचली और सघनतम परत है, सबसे डेंस परत है। वायुमंडल सबसे निचली और सघनतम परत है। संपूर्ण वायुमंडल का 75% वेट इसी में 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 है, इसी में है। ये औसतन 14 किलोमीटर तक स्थित है। औसत है, ये ध्यान रखना, यह औसतन 14 किलोमीटर तक स्थित है। 8 से 18 है, उसका औसत लेंगे तो कितना आएगा? 14। ये औसतन 14 किलोमीटर तक स्थित है। अब मैथमेटिक्स वाला औसत नहीं लगेगा यहाँ, ठीक है? ये मतलब ये जैसा मतलब वायुमंडल में है उसके हिसाब से औसत निकाल लिया गया, ठीक है? तो ये औसतन 14 किलोमीटर स्थित है। नहीं, कुछ बच्चे तुरंत 8, 18 वाला xy अपॉन 2xy अपॉन x प्लस y वो वाला ना लगा देना, ठीक है? ये औसतन 14 किलोमीटर तक स्थित है। 14 किलोमीटर तक स्थित है, ध्यान रखिएगा। इसमें धूल धुआं जलवाष्प, इसमें धूल धुआं जलवाष्प और आर्द्रताग्राही कण स्थित हैं। इसमें धूल धुआं जलवाष्प और आर्द्रताग्राही कण स्थित हैं। आर्द्रताग्राही पार्टिकल्स स्थित हैं। धूल धुआं और आर्द्रताग्राही पार्टिकल्स स्थित हैं। आर्द्रताग्राही पार्टिकल्स स्थित हैं। लिखिए, मौसम परिवर्तन, सर्दी गर्मी बरसात, मौसम परिवर्तन, सर्दी गर्मी बरसात, आंधी तूफान, सर्दी गर्मी बरसात, आंधी तूफान, वर्षा और समस्त मौसम संबंधी घटनाएं यहीं पर होती हैं। और समस्त मौसम संबंधी घटनाएं यहीं पर होती हैं। और समस्त मौसम संबंधी घटनाएं यहीं पर होती हैं। कहाँ पर होती हैं? यहीं पर होती हैं। समस्त मौसम संबंधी घटनाएं यहीं पर होती हैं, यहीं पर होती हैं, ठीक है? क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं, कन्वेक्शनल, ठीक है? क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है क्योंकि संवहन धाराएं, क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं, संवहन मंडल भी कहते हैं, संवहन मंडल भी कहते हैं क्योंकि संवहन धाराएं इस मंडल की बाह्य सीमा तक ही सीमित हैं। क्योंकि संवहन धाराएं इस मंडल की बाह्य सीमा तक ही सीमित हैं। संवहन धाराएं इस मंडल की बाह्य सीमा तक ही सीमित हैं। संवहन धाराएं इस मंडल की बाह्य सीमा तक ही सीमित हैं। संवहन धाराएं इस मंडल की बाह्य सीमा तक ही सीमित हैं। बाह्य सीमा तक ही सीमित हैं। बाह्य सीमा तक ही सीमित हैं, ठीक है? आगे लिखें। देखिए, इस मंडल में प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर, इस मंडल में पर 165 मीटर ऊपर जाने पर, इस मंडल में पर 165 मीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। पर 165 मीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है।
प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। इसे नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। इसे नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। इसे नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। हिंदी में बोलेंगे इसको हिंदी में बोलेंगे भाई सामान्य ह्रास दर, सामान्य ह्रास दर। नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं, सामान्य ह्रास दर कहते हैं, सामान्य ह्रास दर कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल बताओ, ईमानदारी समझ में आया कि नहीं आया? अगली हेडिंग डालेंगे समतापमंडल। समतापमंडल, समतापमंडल। क्लास की स्ट्रेंथ जो है फ्लक्चुएट करती रहती है, कभी एकदम फुल, कभी कुछ कम, फिर ज़्यादा कम, फिर एकदम से फुल, ऐसा चलता है। खैर आज तो थोड़ा कंफ्यूजन भी होगा कुछ को कि आज हो सकता छुट्टी हो, क्योंकि आज बाकी सब बंद है, गवर्नमेंट ऑफिस की हॉलीडे है। किस अब ये मैं नहीं जानता हूँ किस चीज़ की छुट्टी, जो भी है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। हमारे यहाँ तो, हमारे इंस्टीट्यूट में तो सिर्फ 3 छुट्टी होती है, होली 5 दिन, दिवाली 5 दिन, रक्षाबंधन 5 दिन, बाकी हमारे कोई छुट्टी नहीं होती 5 दिन। वो कानपुर कोचिंग एसोसिएशन की छुट्टी होती है एक्चुअली, हम करते हैं 5 दिन, बाकी लोग तो 8-9 दिन भी करते हैं। बाकी कोई छुट्टी नहीं होती है। बाकी संडे मंडे रोज क्लास, नो हॉलीडे, ठीक है। मतलब हम लोग यहाँ कोई 7 दिन क्लास में कोई छुट्टी नहीं, और बल्कि संडे वाले दिन ज़्यादा क्लास हो जाती है। पहले क्लास, फिर टेस्ट, फिर डिस्कशन, पता चला 9 बजे आए और 3 बजे गए, ऐसे चलता है क्लास। उस दिन ज़्यादा होता है, संडे का भी छुट्टी नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के लिए भी जब एग्जाम पास आ जाएंगे आपके, जब एग्जाम आपके पास होंगे तो इस तरह की व्यवस्था कुछ करेंगे, एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे आप लोग, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। हम लोग रिवीजन कराते हैं, नाइट क्लास लगाते हैं रात 10 से सुबह 5, फुल नाइट। तो इस तरह की क्लास जैसे 5 लगाएंगे ऑल्टरनेट डेज में, तो पूरा रिवीजन होता है। 2 टीचर लगे, पूरी रात रिवीजन चल रहा है, तो उसमें सिर्फ रिवीजन चलता है, रिवीजन चलता है, प्लस पैसे बांटे जाते हैं। पैसे मतलब इनाम बांटा जाता है, पर 500 रुपीज़ इनाम, इसमें 50 रुपीज़ इनाम। तो रुपीज़ इनाम ऐसे नहीं दिए जाते, पैसे नहीं, इस पर पिज्ज़ा इनाम, इस पर कॉफ़ी इनाम CCD की। इसमें ये अब रात को 2:30 बजे कॉफ़ी कहाँ से आएगी CCD की? तो वो पैसे मिलते हैं। अपना CCD की कॉफ़ी पियो जाके, या नुक्कड़ पर बैठ के चाय पी लो, आपको उसका पैसा दिया जाएगा कि भाई CCD की कॉफ़ी 150 रुपये की है तो 150 दे दिए गए। अब आप उसका क्या करो, उससे हमें क्या मतलब? ऐसे होता है। उससे क्या होता है, बाकी पैसों की इसके पीछे की साइकोलॉजी देखो कि अगर क्लास में 200 बच्चा बैठा है तो 200 बच्चा किसने कितना जीता, नींद एकदम गायब 3:30 बजे के बाद, पैसा जितना, इनाम जितना, तो वो 1000 बटेंगे, लेकिन वो 1000 2 घंटे सबको एकदम तरोताजा रखते हैं। ये इसकी खूबी है, इसको बोलते हैं साइकोलॉजी। इस तरीके से पढ़ाया जाता है। नहीं तो 3:30, 4, 3 बजे के बाद का समय वो समय होता है जब बहुत तेज नींद आती है, तो बड़े बड़े जो है विकेट गिर जाते हैं। तो विकेट ना गिरे इसलिए सबको खड़ा रखने के लिए सबको ये किया जाता है ऐसे। तो पढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। हम लोग भी कर लेंगे, आप लोग साथ भी कर लेंगे, डोंट वरी। सिलेक्शन निकलेगा, उसमें बड़ी खुशी होती है। सिलेक्शन के बाद बच्चा 2 ही लोगों को फोन करता है, एक गार्जियन को, एक अपने टीचर को, सर हुआ, ये निकला, ये बहुत खुशी की बात है। चलिए, समतापमंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, समतापमंडल। अच्छा, बच्चों से ये कह दो कि सिलेक्शन हो गया, मिठाई खिलाने आओ, तो नहीं फोन करेंगे। कहो 500 मिठाई चक्कर में ये भी ना बताएं सिलेक्शन हो गया। तो हम लोग अपने बच्चों से ये नहीं कहते कि मिठाई खिलाओ, जिसका सिलेक्शन होगा UPSC निकलेगा, एक बढ़िया घड़ी देंगे, UPPSC निकलेगा, ये देंगे, और मिठाई हम खिलाएंगे, प्राइज भी देंगे। अब उसको लग रहा है कि अच्छा UPSC निकला, सर मेरा घड़ी सर ये, आप पसंद भी बताएंगे, सर ये इस तरह के, ठीक है। तो ये तरीके होते हैं। हमारे SSC के सिलेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसी हिसाब से जो है ज़्यादा होते हैं, उसी हिसाब से हम लोग कर देते हैं, इनाम दे देते हैं। और वो इनाम नुकसान नहीं पहुँचाता है, वो फलित होकर निकलता है, मल्टीपल टाइम्स निकलता है। एक सिलेक्टेड बच्चा मिनिमम 20 बच्चों के बराबर होता है। जब आपके यहाँ से एक सिलेक्टेड बच्चा सेलेक्ट होकर जाएगा तो उसके थ्रू कम से कम 20 बच्चे आपके पास आएंगे। कितना बड़ा बिजनेस होता है। और प्लस जीवन भर का क्या बनता है, रिश्ता बनता है। तो ये वो अच्छी चीज़ है, सब होना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। चलिए
क्योंकि क्षोभ सीमा के ऊपरी तल पर समताप मंडल स्थित है। क्षोभ सीमा के ट्रोपोपॉज के ऊपरी तल पर, क्षोभ सीमा के ऊपरी तल पर समताप मंडल स्थित है। समताप मंडल स्थित है। इसकी ऊंचाई धरातल से 50 किलोमीटर तक 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 है। 50 किलोमीटर तक है। 50 किलोमीटर तक है। इस मंडल के निचले भाग में, इस मंडल के निचले भाग में, इस मंडल के निचले भाग में 20 से 35 किलोमीटर तक, इस मंडल के निचले भाग में 20 से 35 किलोमीटर तक, निचले भाग में 20 से 35 किलोमीटर तक ओजोन लेयर स्थित है। 20 से 35 किलोमीटर तक ओजोन लेयर स्थित है। 20 से 35 किलोमीटर तक ओजोन लेयर स्थित है। ओजोन लेयर स्थित है जो कि यूवी रेस को, अल्ट्रावायलेट रेस को, जो कि यूवी रेस को, अल्ट्रावायलेट रेस को सक करके, अल्ट्रावायलेट रेस को सक करके या छान कर पृथ्वी पर भेजती है। जो कि यूवी रेस को, अल्ट्रावायलेट रेस को सक करके, छान के, जो भी चाहे लिख लो, एब्जॉर्ब करके, जो भी चाहे लिख लो, पृथ्वी पर भेजती है। पृथ्वी पर भेजती है, अवशोषित करके पृथ्वी पर भेजती है। ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस गैस को नुकसान पहुंचा रही है। हम समझ नहीं पाए क्या पूछ रहे हो? इस परत को क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इस परत को, ओजोन लेयर को क्लोरोफ्लोरोकार्बन नुकसान पहुंचा रही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन नुकसान पहुंचा रही है। अब देखो इससे मेन नुकसान, थोड़ी गर्मी बढ़ रही है हर साल, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से थोड़ी गर्मी बढ़ रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, वो प्रॉब्लम। दूसरा आप चीज देखिए, यूवी रेज आने की वजह से, ओजोन लेयर की थिकनेस के कम होने की वजह से, यूवी रेज आने की वजह से क्या हो रहा है? पहले सबसे पहले ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, इंसान की। तो मेल की बॉडी थोड़ी स्ट्रांग होती है, फीमेल की बॉडी थोड़ी ज्यादा सॉफ्ट होती है। आपके हाथ में पट्टी बांध के दो हाथ पकड़ाए जाएं, एक आप मेल का हाथ पकड़ेंगे, एक फीमेल का, तो आप पकड़ के बता देंगे कि ये फीमेल है और ये मेल है। ये तो सीधी बात जानते होंगे भाई, घर में भाई बहनें होगी, माँ होगी, तो थोड़ा, एक तो बॉडी सॉफ्ट होती है, सेल डिजाइनिंग ही अलग है, जो जनरल साइंस पढ़ाएगा वो आपको बताएगा। अब होता क्या है उसको समझने की कोशिश करिएगा। सॉफ्ट बॉडी पर, सॉफ्ट एनिमल पर, सॉफ्ट बर्ड पर, सॉफ्ट हर चीज पर जो यूवी रेस है वो ज्यादा असरदार होती है। आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी फीमेल में कौन सी है? ब्रेस्ट कैंसर। क्या है? ब्रेस्ट कैंसर है कि नहीं? किसकी वजह से? बहुत बड़ा जो है मतलब प्रॉब्लम है। इसलिए अगर किसी लड़की का कलर बहुत फेयर है तो उसके लिए ज्यादा डेंजरस है यूवी रेस। ठीक है। तो गर्मियों के दिनों में जब बहुत ज्यादा गर्मी हो तो ऐसे में अपने को, खासतौर से फीमेल बच्चियां हमारी, अपने को बहुत प्रोटेक्ट करके चले, छाता लेकर चले, उसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि वो बहुत हानिकारक चीज है जो आप तक आ रही है। अपने को बचाइए। ठीक है। अब एनिमल पे भी असर कर रहे हैं। आप देखिए, लाल पांडा है, वही टेडी बियर जिसको आप बोलते हैं, पांडा। तो पांडा इस समय दुनिया का सबसे कॉस्टली एनिमल है कि नहीं? गायब हो रहा है सब। अब देखिए, एक पांडे की कीमत, लाल पांडा की कीमत, हमने तो एक दिन पढ़ रहे थे कहीं पर कि एक एक पांडा 5-5 करोड़ रुपए का है। एक एक पांडे की कीमत बताओ, 5 करोड़। पांडा ना हो गया वो मेबैक कार हो गई। समझ गए कि नहीं समझ गए? इतना महंगा। तो उसका कारण है भाई, पशु है, उसको बचाने की कोशिश चल रही है, और चूंकि वो सॉफ्ट एनिमल है वो गायब हो रहे हैं। तो आप देखिए, आज की डेट में आम सांप कहाँ दिख रहे हैं? पहली बात तो है ही नहीं, ना के बराबर है, और अगर है भी तो अगर कहीं निकल आए तो इंसान जब तक मार नहीं देता तब तक पीछे नहीं हटता है उसको। जबकि हमारे देश में, इंडिया में सबसे, मतलब इंडिया में 300 समथिंग टाइप के सांप पाए जाते हैं, और जिसमें से मैक्सिमम तो विषहीन है, उनमें जहर है ही नहीं। उनमें भी तमाम तरह की हानि कर देते हैं। जैसे एक आती है 2 मुई, उसमें जहर नहीं होता, कहेंगे नहीं उसमें जहर होता, काट के मर जाएंगे, जबकि वो काटने में ही असमर्थ है, वो काट ही नहीं सकती, वो काट नहीं सकती। उसके मुंह में उंगली डाल दो तभी नहीं काटेगी। भगवान ने उसको काटने योग्य ही नहीं बनाया।
और पॉइजनलेस है, लेकिन उसमें भी कहानी बढ़ गई, वैसे काटती नहीं, अगर काट ले तो अब बताओ, जब काटी नहीं सकती कहाँ काट लेगी? ऐसे ही घोड़ा पछाड़ सांप है, जिसको आप लोग बोलते हैं धामिल, घोड़ा पछाड़ बहुत तेज भागता है और लंबा सा होता है भूरे कलर का। अब वो ज्यादातर पेड़ों पे चढ़ जाता है, पेड़ों पे रहता है, खजूर पे जाता है। अब घोड़ा पछाड़ अगर सांप है तो एक तो लंबा चौड़ा होता है, थोड़ा देखने में डेंजरस सा होता है, सांप है भाई, ऐसा तो लगती है। अब वो उसमें पॉइजन नहीं होता, कहेंगे नहीं, अगर वो पूंछ मार देगा वहां से आदमी निकलने लगेगा। कहते नहीं कहते इस तरह की बात है। हमें पूरे, आपने अपने इतने बड़े जीवन में कोई ऐसा केस देखा जो गल रहा हो, लेकिन इस तरह की बातें खाई जाती है। तो ये सब कहानियां जो गढ़ी गई हैं, इससे ये एनिमल को चैलेंज कर रही है। लोगों ने देखा, उसको मार डाला, ये यहीं पे रहता है, कोसी अपने यहाँ रहता है। हाँ, एक दिन हम बच गए थे। अच्छा, तो कई सांप है, आप भाई वो अपने इलाके में रह रहा है, अपना एरिया में, घास फूस में, आप देखो, आप उससे अलग हो जाओ, उसको अलग जाने दो, उसको मारने वारने की क्या जरूरत है? वो भी इकोसिस्टम को मेंटेन कर रहा है। इस प्रकृति में जो भी चीजें हैं वो सब इकोलॉजी का हिस्सा हैं। जो कुछ ब्रह्मांड में है, यूनिवर्स में है, वो सब इकोलॉजी का हिस्सा है, पार्ट ऑफ इकोलॉजी। हम आप मारने वाले कौन होते हैं भाई? अपने को प्रोटेक्ट कर लो बस, मारो वारो मत, ठीक है? ये ध्यान रखिए। हमारे इंस्टीट्यूट पे एक दिन सांप निकला है, कार पास पत्थर लगा हुआ, तो चिकना पत्थर, तो ग्रेनाइट पॉलिश वगैरह है उसमें, तो इस पे नहीं चल पाएगा, तो ऐसे ऐसे करके बड़ी मुश्किल से कोशिश कर रहा था, काफी बड़ा था, इतना बड़ा सांप रहा होगा। तो हम चाहते उसको मार देते, हमने कुछ नहीं किया, हमने वाइपर उठाया, वही पास में रखा था, उसको उठा के लाया और उससे उसको फंसा के ऐसे फेंक दिया बाहर। जैसे आगे मेन सड़क पे गिरा, वैसे बहुत तेजी से एकदम भागते हुए निकल गया। भाई हम उसको क्यों मारेंगे? भाई उसने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, और बिगाड़ भी देगा तो हम क्या करेंगे उसका? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये इस तरीके से जो सॉफ्ट एनिमल है उनको नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है, एंटाबायोटिस। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल के ऊपरी हिस्से को, समताप नहीं, समताप मंडल के, क्या बोल रहे हैं? एक सेकंड, समताप हो गया है, शोभ मंडल हो गया, समताप चल रहा है। नहीं समताप भी हो गया। समताप का ही पार्ट लिखा रहे थे, CFC, ठीक है, देखिए, समताप मंडल के ऊपरी हिस्से को, जबरदस्ती, समताप मंडल के ऊपरी हिस्से को स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। समताप मंडल के ऊपरी हिस्से को स्ट्रेटोपॉज कहते हैं, स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। अब ध्यान रखना, इसको याद करने की तरीका बता देते हैं। शोभ मंडल के ऊपरी हिस्से को, ट्रोपोस्फियर के ऊपरी हिस्से को ट्रोपोपॉज, इसके ऊपर के समताप मंडल को स्ट्रेटोपॉज, मध्य मंडल के मीसोपॉज, सब में अंत में क्या लगा दोगे? पॉज। ये ध्यान रखना, जिस नाम से रिलेटेड चीज है वो उसका ऊपरी हिस्सा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्लीज। अब लिखिए मध्य मंडल, मीसोस्फीयर, जी, मध्य मंडल, मीसोस्फीयर। आगे चलिए प्लीज। हाँ, अब लिखिए मध्य मंडल, मीसोस्फीयर, मध्य मंडल, मीसोस्फीयर। देखिए ये समताप मंडल के ऊपर स्थित है, ये समताप मंडल के ऊपर स्थित है, जो 50 से 80 किलोमीटर तक फैला है। ये समताप मंडल के ऊपर स्थित है, जो 50 to 80 किलोमीटर तक फैला है, जो 50 से 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है, फैला हुआ है। इसके ऊपर तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर तापमान, ये मत देखो, यहाँ पर तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है, यहाँ पर तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। यहाँ पर तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। यहाँ एटमॉस्फेयर हल्का होने लगता है, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। यहाँ पर एटमॉस्फेयर हल्का होने लगता है, जिसकी वजह से ये कम महसूस होता है। यहाँ पर एटमॉस्फेयर हल्का होने लगता है, जिसकी वजह से ये कम महसूस होता है, जिसकी वजह से यह कम महसूस होता है। यहाँ पर एटमॉस्फेयर हल्का होने लगता है, जिसकी वजह से कम महसूस होता है। इसे 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 क्या कहते हैं? बोलो, इसे क्या कहते हैं? इसके ऊपरी हिस्से को, इसके ऊपरी हिस्से को मीसोपॉज, बिल्कुल सही, इसके ऊपरी हिस्से को मीसोपॉज कहते हैं।
इसके ऊपरी हिस्से को मीसोपॉज कहते हैं, मीसोपॉज कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और बताना चाहेंगे, बोर्ड पर देखो सब लोग, इसके ऊपरी हिस्से को मीसोपॉज। ये पॉज कहाँ पे है? ठीक, पॉज जैसे ये मान लो ये क्षोभ मंडल है, ये समताप मंडल है, ठीक है, ये मध्य मंडल है, ठीक, इसका आयन मंडल है। तो जो ये मंडल है इसका मतलब ऐसा नहीं कि कोई प्लेट लगी हुई है उसके ऊपर है, फिर दूसरी प्लेट है, फिर तीसरी प्लेट है, ऐसा नहीं। यानी ये कोई भी मंडल धीरे धीरे करके खत्म होगा और धीरे धीरे अगला शुरू होगा। तो वो जो एरिया बीच का बनता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज, मीसोपॉज। अब समझे कि नहीं समझे? हाँ, एकदम से नहीं है, ऊपर कोई प्लेटें नहीं पड़ी हुई है, बस भैया इसके ऊपर नहीं जाना, ये वाला मंडल, ऐसा नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिए। जैसे आप देखिए कोई चीज धीरे धीरे चेंज होती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए मई जून के महीने में आप नैनीताल जाओ, कौसानी जाओ घूमने करने के लिए, तो यहाँ से जब निकलते हो तो कानपुर का टेम्परेचर मान लो 46-47 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वो जो है हल्द्वानी तक आपको इतना ही मिलेगा, हल्द्वानी तक उतना ही मिलेगा, उसमें कम नहीं होगा कोई। अब जब उसके आगे बढ़ोगे, काठगोदाम पहुंचोगे, वहां से 20-10 किलोमीटर और आगे, तब एकदम से उसमें थोड़ा सा कमी आएगी, क्योंकि आप पहाड़ों के बीच में पहुंचे, वहाँ हवा अच्छी चल रही होगी, बड़े बड़े पेड़ होंगे, पहाड़ों को देखिए ठंडक मिलने लगेगी नेचर को देख के। ठीक है, फिर जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और जब वहाँ पहुँचोगे तो वहाँ काफ़ी कम मिलेगा, वहाँ का मौसम थोड़ा सा अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो यानी धीरे धीरे चीज कम होती है। ऐसा नहीं कि वहाँ कोई दरवाजा लगा है, अंदर घुसे बोले नैनीताल में, बाहर बोले अब यूपी में, ऐसा नहीं है। मतलब ये कोई एसी नहीं लगी है। यहाँ घर में ऐसा होता है कि भाई एसी चल रही है तो अंदर का टेम्परेचर बहुत डाउन कर लिया आपने, 20 तक पहुंचा लिया, और बाहर 48-47, तो आप 48-47 जैसे अंदर जाओगे तो आपको बहुत ठंडा महसूस होगा, तो आपने महसूस करने किया ही होगा। तो वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग आर्टिफिशियल कंडीशन है। लेकिन नेचर में जब ऐसा होगा तो इसके लिए एक बहुत लंबी सी क्या बनेगी, मेखला बनेगी, बेल्ट बनेगी। ठीक है जी, कुछ कहना चाहते हैं? हम लिखेंगे आयन मंडल, आयनोस्फीयर, आयन मंडल, आयनोस्फीयर। देखिए इसे समताप मंडल नहीं, सॉरी, इसे ताप मंडल थर्मोस्फीयर भी कहते हैं, इसे ताप मंडल थर्मोस्फीयर भी कहते हैं, इसे ताप मंडल थर्मोस्फीयर भी कहते हैं, थर्मोस्फीयर भी कहते हैं। और ये 400 किलोमीटर की हाइट तक मौजूद है, 400 नहीं लिखो 500 लिखो, और ये 500 किलोमीटर की हाइट तक मौजूद है, 500 किलोमीटर की हाइट तक मौजूद है, 500 किलोमीटर की हाइट तक मौजूद है। यहाँ टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, 500 किलोमीटर की हाइट तक मौजूद है। यहाँ टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, और टेम्परेचर बढ़ते हुए, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, और टेम्परेचर बढ़ते हुए 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। टेम्परेचर बढ़ते हुए लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, तक पहुंच जाता है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, पहुंच जाता है। इसके सबसे ऊपरी हिस्से को, इसके सबसे ऊपरी हिस्से को, सबसे ऊपरी हिस्से को आइनोपॉज कहते हैं, आइनोपॉज कहते हैं, सबसे ऊपरी हिस्से को आइनोपॉज कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और लिख लो। ठीक है, इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए, देखिए इस मंडल की हवा विद्युत आवेशित होती है, इस मंडल की हवा विद्युत आवेशित होती है, विद्युत आवेशित होती है, विद्युत आवेशित होती है। ठीक है, और अब अंत में लिखिए वायुमंडल एक्सोस्फीयर, वायुमंडल एक्सोस्फीयर। विद्युत आवेशित का मतलब क्या हुआ? इंग्लिश में, इंग्लिश पूछ रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड बनता होगा, वो जो पोल पर बनता है उस तरह की हवा होती है। ठीक है, जैसी पोल पे हवा बनती है उस तरह का होगा। ठीक है, आगे लिखें वायुमंडल एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। ठीक है, देखिए ये सबसे बाहरी भाग है, ये वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग है, और धीरे धीरे अंतरिक्ष में वायुमंडल विलीन हो जाता है, और धीरे धीरे अंतरिक्ष में वायुमंडल विलीन हो जाता है।
रिपीट। और धीरे धीरे ये वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग है और धीरे धीरे अंतरिक्ष में वायुमंडल विलीन हो जाता है। वायुमंडल धीरे धीरे वायुमंडल विलीन हो जाता है, अंतरिक्ष में वायुमंडल विलीन हो जाता है। यहाँ पर इसकी वाह्य सीमा पर, यहाँ पर इसकी वाह्य सीमा पर टेम्परेचर, यहाँ पर इसकी वाह्य सीमा पर टेम्परेचर 5000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पहुंच जाता है। यहाँ पर इसकी वाह्य सीमा पर टेम्परेचर 5000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पहुंच जाता है। वाह्य सीमा पर टेम्परेचर 5000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन महसूस नहीं होता। 5000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पहुंच जाता है लेकिन महसूस नहीं होता, क्योंकि एटमॉस्फेयर ना के बराबर है। महसूस नहीं होता क्योंकि एटमॉस्फेयर ना के बराबर है। एटमॉस्फेयर ना के बराबर है। महसूस नहीं होता क्योंकि एटमॉस्फेयर ना के बराबर है। ना के बराबर है। यहां तक सबको सब क्लियर हुआ? तो ऊपर का टेम्परेचर कितना है इसके सबसे ऊपर का? 5000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, लेकिन वो महसूस नहीं होता क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है। अगर मान लो कहीं पे एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहां पर टेम्परेचर बहुत तेजी से गिरता है और बहुत तेजी से बढ़ता है, लाइक मरकरी। ठीक है, ध्यान रखना, उस तरह का बिहेव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सबसे पहले अब हम आपको पढ़ाएंगे एयर प्रेशर और विंड। इसके बाद एयर प्रेशर से परिचित हैं, ब्लड प्रेशर से तो परिचित होंगे। शरीर के अंदर का जो प्रेशर होता है ब्लड का, उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर हमेशा ऐसे लिखा जाता है, जैसे आपने देखा होगा 82। तो जब हार्ट से ब्लड पंप होता है तो प्रेशर कितना होता है, और जब वापस आता है तो प्रेशर कितना होता है? तो जानते होगा ना सब लोग, जब पंप होता है तो 120 और वापस आता तो 80। इसी को बोलते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर। अच्छा, ब्लड प्रेशर तो पढ़ा नहीं है हम, तो विंड पढ़ा रहे हैं, एयर प्रेशर। एयर प्रेशर क्या है कोई बताएगा भाई? जो अगली वाले हमारे दो बैठे हैं जी, एयर प्रेशर क्या है? व्हाट इज एयर प्रेशर? एयर प्रेशर क्या है, इसे कैसे डिफाइन करेंगे, किस में नापते हैं, क्या करते हैं, इसका यूज क्या है, वगैरह वगैरह। कहाँ पर मैक्सिमम है, कहाँ पर मिनिमम है, मतलब ये लोग जनरल क्वेश्चन बोल रहे हैं भाई। एयर प्रेशर में हम कह रहे हैं मान लो 0 लेवल के क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे? सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, किस में नापते हैं, कहाँ कितना पाया जाता है, ठीक है, इसका यूजेस क्या है, कौन सी चीज़ें एयर प्रेशर पर डिपेंड हैं, कौन सी चीज़ें एयर प्रेशर पर डिपेंड नहीं हैं, ये तो होता है। अच्छा बताइए, कहीं पर प्रेशर बिल्कुल ना हो, एयर प्रेशर, क्या वहाँ हेलीकॉप्टर उड़ सकता है? बस इसका जवाब दो। बहुत जनरल क्वेश्चन पूछा। अगर कहीं पर एयर प्रेशर बिल्कुल नहीं है तो क्या वहाँ हेलीकॉप्टर उड़ सकता है? नहीं। प्रेशर ही बना के तो उड़ता है, ऊपर हल्का नीचे भारी, तभी तो ऊपर उठता है वो। पंखे उसकी इतनी स्पीड होती है कि नीचे क्या होता है भारी, ऊपर हल्का, तो वो नीचे से बॉडी को उठा लेता है। बस बॉडी लटकती है उसमें, जिसको आप देखते हो उसको आप हेलीकॉप्टर कहते हो। सारा कमाल तो प्रेशर उसका ही है, विंड का, जिसके घूम रहे हैं पंखे। अब बताओ जी मैम। वायु पर जो दबाव पड़ता है उसको एयर प्रेशर कहते हैं। वायु दाब को एयर प्रेशर कहते हैं। वेरी गुड। और जहाँ पर टेम्परेचर अधिक होता है वहाँ पर एयर प्रेशर कम होता है। जहाँ पर अधिक होता है वहाँ प्रेशर कम होता है। अच्छा जी, जहाँ पर कम हो वहाँ पे हर जगह ये चीज लागू नहीं होगी, ये चीज हर जगह लागू नहीं होगी। जो तुमने ये बात बोली ना, जहाँ पे कम होता है वहाँ पे, ये हर जगह लागू नहीं होगी। ये बात अधूरी है, बाकी तो सब ठीक है। और आप बताएं सर कुछ? चल कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ एयर प्रेशर क्या, पहले इसको समझो। एयर प्रेशर एयर का स्तंभीय भार है। कौन सा भार है? स्तंभीय भार। यानी अगर हम खड़े हैं ओपन में बाहर, तो हमारे ऊपर खोपड़ी पर पूरे वायुमंडल का एयर प्रेशर है कि नहीं है, स्तंभीय भार है कि नहीं, लेकिन हमें उसकी हैबिट है, ठीक है, उस भार की, स्तंभीय भार, ठीक है। और अगर एयर प्रेशर कहीं पर बहुत कम हो जाएगा
तो नाक और मुंह से खून आ जाएगा, नाक से, मुंह से, गुप्तांगों से, ऐसी जगहों से ब्लड ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, ठीक, आंखों से। क्यों? क्योंकि प्रेशर बहुत कम हो गया। उतना प्रेशर हमें भी जरूरी होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा हाइट पर जब जाते हैं तो दिक्कत होती है, प्रेशर कम होने लगता है। बहुत ज़्यादा हाइट पर जाने पे एक जनरल का एक और प्रॉब्लम होती है, सब लोगों को होगी भविष्य में कभी जब घूमने जाना, जैसे जब बहुत ज़्यादा हाइट पर जाओगे तो सबसे पहले सुनाई देने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, हल्की सी, कान में थोड़ी दिक्कत रहेगी। क्यों? क्योंकि कान प्रेशर कम होने की वजह से कान का पर्दा जो होता है थोड़ा बाहर की तरफ आ जाता है, और यहाँ पर थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा अंदर रहता है। फिर जब हम लोग वहाँ से लौट के आते हैं तो उस पर्दे को जब ठीक करते हैं 1-2 दिन में, तो फिर से पूरा प्रॉपर सुनाई, या तो 1-2 दिन में अपने आप सही हो जाएगा, फिर से वही उसी जगह पे। या आप कर लो, खूब कस के हवा भरो मुंह के अंदर, नाक मत करो और मुंह मत करो, हवा निकालने की कोशिश करो, तो पर्दों पर प्रेशर पड़ेगा और वो फिर से सेटल हो जाएंगे, थोड़ा दर्द भी होगा और आपको बिल्कुल प्रॉपर वैसे जैसे पहले सुन रहे हो इससे वैसे ही फिर से लग जाएगा। तो ये सारा कमाल किसका है? प्रेशर का है। अब सबसे ज्यादा एयर प्रेशर समुद्र तल पर होता है। कहाँ पर होता है? समुद्र तल पर। और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे प्रेशर कम होगा। तो इस अर्थ पर सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ पे है? समुद्र तल पर। और ऐसी जगह जो समुद्र तल से भी नीची हैं वहां और ज्यादा है, ठीक है। और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे कम होगा, तो सबसे कम कहाँ होगा? माउंट एवरेस्ट। उससे ऊंची जगह पूरे उस पे अर्थ पे है नहीं, तो वहां सबसे कम होगा। समझे कि नहीं समझे? एयर प्रेशर। तो ये स्तंभीय भार है, ठीक। किसी को कोई डाउट? ठीक है, चलिए एक करके शुरुआत करते हैं। वायुदाब, यानी डालिए एयर प्रेशर। वायुदाब देखिए, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायु के स्तंभ के भार को, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायु के स्तंभ के भार को, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायु के स्तंभ के भार को, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायु के स्तंभ के भार को वायुदाब कहा जाता है। वायु के स्तंभ के भार को वायुदाब कहा जाता है, एयर प्रेशर कहा जाता है। वायु के स्तंभ के भार को एयर प्रेशर कहा जाता है, वायुदाब कहा जाता है। एयर प्रेशर कहा जाता है, वायुदाब कहा जाता है, ठीक है। इसे मिली बार में, एमबी में, इसे मिली बार में एमबी में नापते हैं। इसे मिली बार में एमबी में नापते हैं। इसे मिली बार में एमबी में नापा जाता है, नापते हैं। किसी भी स्थान पर 2 बार एयर प्रेशर बढ़ता और 2 बार घटता है। किसी भी जगह पर 2 बार एयर प्रेशर बढ़ता और 2 बार घटता है। हमने आपको शायद पहले बताया था, किसी भी जगह पर 2 बार एयर प्रेशर बढ़ता और 2 बार घटता है। सुबह 4 से सुबह 10 हाई, सुबह 10 से शाम 4 लो, शाम 4 से रात 10 हाई और रात 10 से सुबह 4 लो। किसी भी जगह पर 2 बार प्रेशर बढ़ता और घटता है। 2 बार प्रेशर बढ़ता और घटता है, घटता है, ठीक है। तो ये दोबारा लिखाने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि ये तो मैं पढ़ा ही चुका हूँ। 2 बार बढ़ता घटता है। देखिए आगे 60 डिग्री के ऊपर, 60 डिग्री के ऊपर, 60 डिग्री के ऊपर यह क्रिया नहीं होती। 60 डिग्री के ऊपर, 60 डिग्री के ऊपर ये क्रिया नहीं होती, यह क्रिया नहीं होती, यानी कि एयर प्रेशर घटता बढ़ता नहीं है। 60 डिग्री के ऊपर ये प्रेशर, 60 डिग्री नहीं, अक्षांश, 60 डिग्री अक्षांश के ऊपर, 60 डिग्री अक्षांश, अगर नहीं समझ पाए तो लिख लो, 60 डिग्री अक्षांश के ऊपर यह क्रिया नहीं होती, यह क्रिया नहीं होती। यहाँ पर दैनिक उतार चढ़ाव नहीं देखा जाता। 60 डिग्री ऊपर ये क्रिया नहीं होती, यहाँ पर दैनिक उतार चढ़ाव नहीं देखा जाता। यहाँ पर दैनिक उतार चढ़ाव नहीं देखा जाता, दैनिक उतार चढ़ाव नहीं देखा जाता। 60 डिग्री ऊपर ये क्रिया नहीं होती, यहाँ पर दैनिक उतार चढ़ाव नहीं देखा जाता, नहीं देखा जाता, नहीं देखा जाता, ठीक है। अब एक हेडिंग डालेंगे, एयर प्रेशर बेल्ट। हेडिंग डालेंगे एयर प्रेशर बेल्ट, वायुदाब पेटियां, एयर प्रेशर बेल्ट।